प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज हम वीर रस के महान कवि भूषण का कवित्व का अध्ययन करेंगे। वस्तुतः भूषण जो है वो रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकालीन परंपरा में श्रृंगार रस को छोड़कर वीर रस की रचना करने वाले एकमात्र कवि हैं। यही उनकी एक प्रमुख विशेषता है कि श्रृंगारमयी रचनाओं के बीच भी उन्होंने वीर रस को अपनी रचना का आधार बनाया। तो आइए सर्वप्रथम हम वीर रस के कवित्व का अध्ययन करने से पूर्व महान कवि भूषण का जीवन परिचय जान लें। भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धार बहाने वाले कवि भूषण का जन्म तिकवापुर गांव में हुआ था। उनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनका मूल नाम घनश्याम दास था तथा भूषण इनकी उपाधि है। इन्होंने छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त किया। कवि की भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। कभी कभी इनकी रचनाओं के विषय में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हमें इनकी रचनाओं का भी ध्यान रखना। इन सभी में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। वस्तुतः भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना है, वीरता के उद्गार व ओज गुण का विशिष्टता है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है, प्रेरणा देने वाली है। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित्व लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में, गुबार में सूर्य तारे जैसा लगने लगता है, अर्थात छोटा सा दिखाई देता है। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है, अर्थात हिलता डुलता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व उसके सिपाहियों का मुंह भय से पीला पड़ जाता है। शेषनाग, विधाता, करतार व यमराज के दायित्व को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य स्वामित्व ऐसा है जिसे इंद्र का जंबासुर पर, वडवानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का शस्त्र बाहु पर, धावग्नि का वृक्षों पर, चीते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर व श्री कृष्ण का कंस पर है। ठीक इसी तरह का आधिपत्य शिवाजी का मुगल शत्रुओं पर है। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज, सूर्य, कृष्ण आदि से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व है। तो आइए अब हम उनके वीर रस के कवित्व का अध्ययन करें, जिसमें पहला कवित्व दे रखा है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण बनत नाद विहद नगार नखे, नदी नदन मद गेब रन के रलत है, एल फैल खेल बैल खालक में गेल गैल, गजन की ठेल पैल सेल उसलत है, तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत जीमी, पार थारा पर पारा पारावर यूं हालत है। तो बच्चों, प्रस्तुत
प्रथम कवित्व में भूषण जी ने शिवाजी की युद्ध के लिए प्रस्थानरत सेना का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। प्रस्तुत कवित्व में भूषण जी कह रहे हैं कि साजी चतुरंग से, कि शिवाजी की चतुरंगिणी सेना, चतुरंग मतलब 4 अंगों वाली सेना सज चुकी है, तैयार हो गई है। अंग में उमंगधारी, और अपने अंग अंग में एक उत्साह और जोश को धारण करके सर्जा शिवाजी। कौन? सर्जा शिवाजी। वस्तुतः सर्जा जो है वो शिवाजी की उपाधि है कि सर्जा शिवाजी जंग जीतन चला थे, युद्ध को जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, या चल रहे हैं, या निकल चुके हैं, या रवाना हो रहे हैं। तो प्रस्तुत 2 पंक्तियों को देखिए कि सर्जा शिवाजी की चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी सेना हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, जिस सेना के 4 अंग होते हैं उन्हें चतुरंगिणी सेना कहते हैं। तो सर्जा शिवाजी ने अपने अंग अंग में उत्साह और जोश धारण कर अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। शिवाजी की चतुरंगिणी सेना सज चुकी है और सर्जा शिवाजी अपने अंग अंग में एक अनोखा उत्साह व जोश धारण कर युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भूषण बनत नाद वीहत नगारन। भूषण बनत, भूषण यहाँ कवि के लिए आया है, कवि भूषण के लिए। बनत मतलब भणते हैं, कहते हैं। भूषण जी कहते हैं नाद वीहत नगारन के, नगाड़ों के विहत व्यापक फैले वाला घनघोर शोर ध्वनि सर्वत्र व्याप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि जंग का ऐलान हो गया है, सेना जंग के लिए प्रस्थान कर गई, ढोल नगाड़े बज उठे। बिहत नाद अर्थात उसका घनघोर शोर ध्वनि सर्वत्र व्याप्त हो रही है, फैल रही है। तो भूषण बनत नाद विहत नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत है। नदी नद, नदी और नद आप जानते हैं पानी का समूह, बड़ी नदी जिसे कह दे। तो नदी नद, मद, मद एक द्रव्य पदार्थ होता है जो कि गेबरन यानी कि हाथियों से निकलता है। ऐसी मान्यता है कि हाथी जब युवावस्था में होता है, शक्तिशाली होता है, ऊर्जावान होता है, तब उससे मद की निकलता है, मद उत्पन्न होता है उसमें। तो ये कह रहे हैं कि विशाल हाथियों के समूह से निकलने वाले मद से नदी नद रलत है, बहने लग गया है। इतनी विशाल हाथियों की सेना है कि उनसे निकलने वाले मद से नदी नाले बहने लग गए। तो यहाँ पर भी भूषण जी ने अतिशयोक्तिमय शैली में वर्णन किया है। आपको जैसा कि मैंने कहा, मद जो है वो एक विशेष अवस्था में प्रकट होता है, किंतु बहुत ही कम अल्प मात्रा में निकलता है। तो यहाँ पर नदी नद बहाना एक तरह से अतिशयोक्तिमय शैली का प्रयोग करना है। आगे देखिए, तो भूषण बनत नाद विहत नगारन के सर्वत्र नगाड़ों के घनघोर ध्वनि सुनाई दे रही है और हाथियों के समूह से निकलने वाले मद से नदी नद बह चले हैं। एल फैल खेल बैल खलक में गैल गैल, कि एल फैल, और इस प्रकार एल फैल अर्थात सेना के फैलने पर, आगे बढ़ने पर, खेल बैल खलक में खेल बैल, खलक कहते हैं संसार भर में, संसार भर में खेल बैल खलबली मच गई है। अर्थात खलक में गेल कहते हैं गली गली को, मार्ग कि संसार के सेना के फैलने पर खलक में गेल में खेल बैल मच गई है। अर्थात सेना के फैलने पर संसार भर के मार्ग में, गलियों में खेल बैल खलबली मच गई है। गजन की ठेल पेल सेल उलसलत है। और इतना ही नहीं, हाथियों की धक्का मुक्की से, हाथियों की संख्या अधिक होने से, परस्पर धक्का मुक्की होने से उनकी राह में, मार्ग में आने वाले जो भी सेल है अर्थात पर्वत हैं या चट्टान है, वो उछलत है, वो उखड़ने लगी है, उखड़ गई है।
तारा सो तरनी दूरी धारा में लागत, और विशाल सेनाओं के चलने से उठने वाली धूल, धूरी धारा अर्थात धूल के गर्द से, गुबार से, तारा सो तरनी, तरनी तरनी कहते हैं सूर्य को। सूर्य जो है वो बहुत ही छोटा सा दिखाई दे रहा है, तारे की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहा है। तो धूरी धारा में सूरज तारे के समान लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि थारा पर पारा, पारावर और पारावर, पारावर कहते हैं समुद्र को, और समुद्र यूं हिल रहा है। सेना के चलने से धरती में होने वाले कंपन के कारण समुद्र का जल इस प्रकार हिल रहा है। थारा पर पारा जिमी, जैसे थारा पर अर्थात थाली में पारा रखने पर वो इधर उधर लुढ़कने लग जाता है, ठीक उसी तरह शिवाजी की विशाल सेना जब युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है तो उनके चलने से धरती में होने वाले कंपन के कारण समुद्र का जल भी पारे की तरह हिलने लग जाता है। तो इस प्रकार आप देखिए कि प्रस्तुत कविता में भूषण जी ने वीर रस में, ओजमयी शैली में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। तो एक बार आप इस पर पुनः देख लीजिए। साजी चतुरंग सेन, अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चला थे। कि शिवाजी की चतुरंगिणी सेना सज चुकी है और सर्जा शिवाजी अपने अंग अंग में एक अनोखा उत्साह और जोश धारण कर कर जंग जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भूषण बनत नाद विहत नगारन, के भूषण जी कहते हैं कि सर्वत्र नगारों के घनघोर नाद व्याप्त हो रहा है, फैल रहा है, सुनाई दे रहा है। नदी नद मद गेबरन के रलत है, और गेबरन हाथियों के मद से सर्वत्र नदी नद बहने लगे, रलत है मतलब बह रहे हैं। एल फैल खेल भेल, खलक में गेल गेल, एल फैल सेना के फैलने पर, आगे बढ़ने पर, खलक में गेल गेल संसार की गली गली में खलबली मच गई है कि अब क्या भीषण परिणाम प्राप्त होगा। गजन की ठेल फैल सेल उलसत है, और इतना नहीं, हाथियों की धक्का मुक्की से मार्ग में आने वाली सेल चट्टाने उखड़ने लगी हैं। तारा सुतरनी दूरी धारा में लागत, और विस्तृत सूर्य भी इस धूल की धारा में ऐसा लग रहा है मानो कि तारा हो, अर्थात बहुत ही छोटा प्रतीत हो रहा है। और पारावर, पारावर कहते हैं समुद्र, और पारावर इस प्रकार हिल रहा है, अर्थात समुद्र का जल इस तरह से हिल रहा है, यह समुद्र में इस प्रकार लहरें उठ रही है मानो कि थाली में पारा रखने पर पारा लुढ़कता हो। तो बच्चों, मेरा मानना है कि आपने इससे कवित्व को भली भांति समझ लिया होगा। आपने देखा कि प्रस्तुत कवित्व में शिवाजी की सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इसमें आपने देखा कि शब्द में चयन वाले शब्दों का प्रयोग किया है, और आपने ये पंक्ति देखी होगी, एल फेल खेल मेल, खलक में गेल गेल। यहाँ पर नाद सौंदर्य भी प्रकट हो रहा है। बच्चों, जैसे कि ये कविता है वीर रस का है, तो आप इसे डिफरेंट स्टाइल में गा सकते हैं, और जमई शैली में इसे गाने का प्रयास करें। साजी चतुरंग सेन, अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। इस तरह से आप प्रयास कर सकते हैं, और मैं आपको आगे और भी इसके तरीके बताऊंगा। आइए अब आज के हम इस दूसरे कविता का अध्ययन करें। सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग, ताही खरो कियो 6000 के नियरे। जानी गेर मिसिल गुसिले गुसाधारी मन, किनो न सलाम न बचन बोले सियरे। भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए झियरे। तमकते लाल मुख सिवा को निरखी भय, श्याम मुख नौरंग सिफा मुख पियरे। सबन के ऊपर
ठाडो रहीबे के जो प्रस्तुत कविता में लेखक ने औरंगजेब द्वारा शिवाजी को उचित सम्मान न दिए जाने पर उनके क्रोधित होने और औरंगजेब तथा उनके सैनिकों के हाव भावों का वर्णन किया है कि औरंगजेब ने शिवाजी को अपने दरबार में सम्मानित करने बुलाया। और जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंचे तो जो शिवाजी सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जो सबके ऊपर ठाडो रहीबा अर्थात खड़े रहने योग्य स्थान पाने योग्य जोग मतलब योग्य थे, ताही उनको खरो कियो उनको खड़ा किया 6,000 के नियत है। 6,000 मनसबदार जो कि साधारण दरबारी माने जाते हैं उनके नियर इट मीन्स पास में उनके पास में खड़ा कर दिया कि जो शिवाजी औरंगजेब के दरबार में अपनी वीरता पराक्रम और शौर्य के कारण सबसे उच्च स्थान प्राप्त करने योग्य थे, उनको सामान्य 6,000 मनसबदारों के साथ खड़ा कर दिया। किसने? औरंगजेब। उन्हें सम्मान नहीं दिया। जानी गैर मिसिल, तो शिवाजी ने इसे गैर मिसिल, ये उर्दू शब्द का प्रयोग हुआ है। गैर मिसिल मतलब बेमेल, अनुपयुक्त, अनुचित मानकर गुस्सीले क्रोधित होकर गुस्साधारी मन अपने मन में गुस्सा धारण कर क्रोधित होकर कीनो न सलाम, न तो उस बादशाह को सलाम किया, न वचन बोले सियरे और न ही कोई उनके अभिवादन में विनम्रतापूर्ण वचनों का प्रयोग किया, अर्थात उसकी अवहेलना कर दी, औरंगजेब की अवहेलना की, उपहास किया कि उन्होंने सामान्य 6,000 दरबारियों के पास उन्हें खड़ा कर कर अपमानित किया, तो बदले में शिवाजी ने भी न तो उन्हें कोई सलाम किया और न उनके अभिवादन में कोई विनम्र वचन बोले। भूषण बनत, भूषण जी कह रहे हैं महावीर बलकन लाग्यो। महावीर, महावीर कौन? शिवाजी। बलकन लाग गया, उत्तेजित हो गए, क्रोध से भर गए। सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, और उनकी इस क्रोधमयी अवस्था को देखकर, स्थिति को देखकर सारी पातशाही के, सारी बादशाहत के, सारे दरबारियों के उड़ाए गए जीरे, जीरे कहते होश, प्राण, प्राण उड़ गए कि अब क्या परिणाम प्राप्त होगा, अब शिवाजी कैसे हम पर टूट पड़ेंगे, क्या पराक्रम दिखाएंगे, आदि आदि। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी वह, तमकते, तमक क्रोध से, लाल मुख शिवा को निरखी, निरखी मतलब देख कर, कि इस प्रकार क्रोध से भरे हुए शिवाजी के लाल मुख को देखकर भय श्यामुख नौरंग, नौरंग यहाँ पर आया है औरंगजेब के लिए कि औरंगजेब का मुंह तो स्याह हो गया अर्थात काला हो गया, सिपाह मुख और उनके सिपाहियों का मुख पीला हो गया, अर्थात औरंगजेब का मुंह तो लज्जा से, शर्म से भरे दरबार में अपनी इस तरह से उपवास होने पर काला सा प्रतीत होने लगा, और वहीं भय के कारण कि अब शिवाजी का पराक्रम हमें सहन करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, और हो सकता है उसका परिणाम भी दुखद हो, ऐसा जानकर औरंगजेब के सिपाही के मुंह भय से पीले पड़ने लगे। तो बच्चों, आपने इस कविता को भी भली भांति समझ लिया होगा। अब आप यहाँ पर भी आप बता सकते हैं गुस्सीले, गुस्साधारी आदि पदों में अनुप्रास आदि, गैर मिसिल आदि, आप इन पातशाही ये उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अब तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय श्यामुख नौरक सिपा मुख पेरे, प्रस्तुत पंक्तियों में अतिशयोक्ति में वर्णन भी है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी आप बता सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपने आज इन दोनों कविताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया होगा, और अब मैं आपको इस पर आधारित अभ्यास प्रश्न प्रेषित कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप उसे भली भांति कर लें।